हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ड्यू। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं और इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे 100 प्रश्नों को। ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। राइट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10th एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको तीसरा चैप्टर मिलेगा, धातु एवं अधातु। ये सारे पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ऐप पर अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला पीडीएफ अपलोडेड नहीं है, वो भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन ये सारे चैप्टर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इन सारे चैप्टर्स का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। पदार्थ है, तत्व यौगिक मिश्रण है, परमाणु एवं अणु है, परमाणु संरचना है और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सारे पीडीएफ जो है ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला पीडीएफ अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपलोडेड नहीं है, उसको भी कर दिया जाएगा। तो पीडीएफ मिलेगा आपको ऐप के ऊपर। ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और ये फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, ये सारे पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएंगे और इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको उसी में मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस पार्ट 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के गुणधर्म से संबंधित है। जो धातु होते हैं उनके कई सारे भौतिक गुणधर्म होते हैं, कई सारे रासायनिक गुणधर्म होते हैं। बताना है इनमें से कौन है जो धातुओं के गुणधर्म से संबंधित है। धातुएं चमकदार नहीं होती है। धातुएं चमकदार नहीं होती है, ये कहना गलत हो जाएगा। धातुएं चमकदार होती है। जो भी धातु है, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, जिंक है, टीन है, ये सारी धातुएं आप जानते हैं चमकदार होती है जब ये अपने शुद्ध रूप में होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। यह बिल्कुल सही है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। किसी भी धातु को आप याद कीजिए, सामान्यतः वह कठोर होती है। कुछ अपवाद है जो कठोर नहीं होती है, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, टीन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। ये सारे धातुएं जो है वो कठोर है और पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। धातुएं तन्य नहीं होती है, कहना गलत हो जाएगा। धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब धातु को खींच करके आप तार बना सकते हो, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग तन्यता बोलते हैं और पीट कर जो हम पतली चादर बनाते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग आघात वर्धता बोलते हैं। धातुओं में आघात वर्धता नहीं होती है। आघात वर्धता का मतलब ये चीज हो गया। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस प्रॉपर्टी को, इस विशेषता को हम लोग या फिर इस घटना को हम लोग बोल सकते हैं कि आघात वर्धता बोलते हैं। तो धातुएं आघात वर्ध होती है, यहाँ लिखा है कि धातुएं आघात वर्ध नहीं होती है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कुछ धातु ऐसे हैं जो कठोर नहीं होती है, इसमें आप याद रख सकते हो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सारे धातु जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, इसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। सोना और चांदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सोना सबसे कठोर धातु है, ये कहना गलत हो जाएगा। चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, ये कहना भी गलत हो जाएगा क्योंकि सोना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। सोना और चांदी दोनों सबसे अधिक आघातवर्ध तथा तन्य धातु है। चलो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सोना तन्य नहीं होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि सोना जो है ये सर्वाधिक तन्य और आघातवर्ध धातु है। सोना सर्वाधिक तन्य और आघातवर्ध धातु है, यानी सोना से आप तार खींच सकते हो। हर धातु को आप खींच करके तार बना सकते हो, लेकिन सबसे लंबा तार जो है आप सोना के किससे बना सकते हो। जैसे 1 ग्राम सोना आप लेंगे तो इससे 2 किलोमीटर लंबा आप तार खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। बाकी किसी भी धातु का आप 1 ग्राम लेंगे ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार आप नहीं खींच सकते हैं। सोना को पीट करके आप जितनी पतली चादर बना सकते हैं, अन्य किसी भी धातु की उतनी पतली चादर आप नहीं बना सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है सोना और चांदी में से भी किसी एक को चूज करना हो तो आप सोना के साथ जाएंगे। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है और कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है। तो इस
क्षमता को हम लोग तन्यता बोलते हैं और सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, जो मैंने आपको यहां पर बताया। सब सर्वाधिक तन्य और आघातवर्ध धातु है सोना, गोल्ड। निम्न में से कौन सी धातुएं ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, कौन सी धातु है वो? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है सिल्वर, और दूसरे नंबर पर आप गोल्ड को यहाँ, कॉपर को आप यहां पर रख सकते हो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर तथा कॉपर। इन दोनों के तुलना में जो लेड है, मरकरी है, ये खराब चालक है। ये दोनों जो है खराब चालक है, सिल्वर तथा कॉपर। इन दोनों में देखो, ये दोनों की जो चालकता है लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, पॉइंट में फर्क है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप सिल्वर के साथ जाएंगे। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, सिर्फ ऊष्मा की ही नहीं, विद्युत की भी सबसे अच्छी चालक है चांदी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कॉपर आप बोलेंगे। इन दोनों की तुलना में लेड और मरकरी जो है खराब चालक है। विद्युत तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर जैसी सामग्री की परत क्यों चढ़ाई जाती है? जो आप तार देखते हैं, जैसे कॉपर का तार है तो उसके ऊपर आप देखते हैं ना, रबर जैसी एक सामग्री चढ़ाई जाती है, या फिर जो भी आप इंसुलेशन देखते हो तार के ऊपर, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है वो। ये अपने आप में एक बहुलक है, ये अपने आप में एक बहुलक है। भाई कॉपर तार के ऊपर वो इंसुलेशन क्यों होता है? ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, सुरक्षा की दृष्टि से, तो विद्युत प्रवाह से सुरक्षा के लिए। अगर आप नंगा तार को छुएंगे तो आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इससे जान भी जा सकती है व्यक्ति की। तो उसके ऊपर जो है इंसुलेशन जो है एक प्लास्टिक का कवर किया जाता है, पीवीसी होता है वो। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो धातु के कुछ अपने भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे कि धातुएं तन्य होती है, आघातवर्ध होती है, कठोर होती है, ठीक, और ध्वनिक होती है, सोनरस, ध्वनिक होती है। ध्वनि का मतलब धातु को पीटने पर टन की आवाज आती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। धातुएं तन्य होती है, आघातवर्ध होती है, कठोर होती है, पीटने पर टन की आवाज आती है, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ये सारे प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें कुछ अपवाद के गुंजाइश से जो है होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं के संबंध में सही है? अधातु के बारे में है इस बार, अधातु के संबंध में सही है। सभी अधातुएं ठोस अवस्था में होती है, यह कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कई सारे धातुएं हैं जो कि गैसीय अवस्था में होती है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सब गैस है, और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है। तो यह गलत हो जाएगा। जो यहां पर दिया भी हुआ है ये गलत हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही है। सभी अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है? नहीं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है? नहीं, कुचालक होती है, कुचालक होती है। जो अधातुएं होती है, जो अधातुएं होती हैं वो आपकी ठोस हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। द्रव अवस्था में केवल ब्रोमीन है, बाकी के सारे जो है ठोस और गैस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरकरी एकमात्र धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, यह कहना गलत हो जाएगा। मरकरी एकमात्र अधातु है, मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, यह एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये धातु है। गैलियम और सीजियम का गलनांक जो है बहुत अधिक होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। गैलियम और सीजियम को आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ लेंगे, पिघल जाएंगे ये दोनों के दोनों, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर से यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 28 से 30 के बीच में होता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हाथ में रख लो, ऐसे पकड़ लो, ये पिघल जाएंगे दोनों के दोनों। तो इनका जो गलनांक है बहुत कम होता है, अधिक नहीं होता है। आयोडीन एक अधातु होते हुए चमकीला है। देखो धातुओं में चमक होती है, धातु के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें एक गुणधर्म यह भी है कि धातुओं में चमक होती है ना, धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीला है। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी यह चमकीला है, तो यह कहना गलत नहीं है, सही है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, बिल्कुल सही है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह भी सही है।
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ बातें हैं इनके बारे में जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है जैसे कि मोम, मोम की तरह सॉफ्ट है। मोम को आप चाकू से काट सकते हो ना, ठीक ऐसे इसको भी काट सकते हो। जो इनकी डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, डेंसिटी आप याद रखेंगे कि पानी की डेंसिटी से कम है। मतलब डेंसिटी जो है ये कम है 1 ग्राम पर सीसी से भी। पानी में ये तैरते हैं, समझ में आ जाएगा। डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सीसी से भी कम है, मतलब ये पानी में तैरते हैं क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ये भी क्या है, बहुत कम होता है। गलनांक कम होता है, घनत्व कम होता है ना। और ये सॉफ्ट होते हैं, इन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। सही उत्तर आपको चुनना है तो 1 2 3 3 4 5 नहीं, सही उत्तर इसमें से चूज करना है तो केवल 1 और 2 गलत है, केवल 1 और 2 गलत है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अधातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, गलत हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सभी धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, गलत हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग पिछले वाले चैप्टर में। अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधिकांश धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जो धातुएं होती है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है और जो अधातुएं होती है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये स्टेटमेंट सही है। धातुएं और अधातुएं दोनों ही समान प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, सही है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। जैसे मान लो यहां पर हम कॉपर ले लेते हैं धातु और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि काले रंग का ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का होता है, सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, यह भी सही है। धातुएं केवल जल के साथ ही ऑक्साइड बनाती है। धातुएं केवल जल के साथ ही ऑक्साइड बनाती है, कहना गलत हो जाएगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्साइड बनाती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कॉपर को आप हीट करो, कॉपर को आप क्या करो, हीट करो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर जो है काले रंग की परत चढ़ जाएगी जो कि कॉपर ऑक्साइड की परत होगी। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो अभी मैंने आपको बताया कॉपर को आप क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, इसको आप हीट करो तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि काले रंग का होता है। तो कॉपर 2 ऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को आप क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। धातु ऑक्साइड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु के ऑक्साइड से संबंधित है, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड से संबंधित है, मेटल के ऑक्साइड से संबंधित है। एम से मेटल है, ओ से ऑक्सीजन है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः क्षारकीय होती है, सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड दोनों अम्लीय एवं क्षारकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो जिंक का ये ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड होता है। अब देखो तो ये धातु के ऑक्साइड्स हैं। धातु के ऑक्साइड्स कैसे होने चाहिए? क्षारकीय होने चाहिए, बट ये क्षारकीय भी होते हैं। ये ऐसा नहीं कि क्षारकीय नहीं है, क्षारकीय हैं, लेकिन साथ में ये अम्लीय भी हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। जो अम्लीय भी होते हैं, क्षारकीय भी होते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करते हैं, गलत हो जाएगा ना। तो सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड होता है K2O। सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये भाई किसके ऑक्साइड है? धातु के ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, मतलब कि जल में घुलकर ये क्षार देंगे, ना कि अम्ल देंगे। ये कहना गलत हो जाएगा, ये कहना सही है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, केवल 1 और 2। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा यौगिक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दो ही के नाम आपको याद रखने हैं, यही दो बार बार एग्जाम में आते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये याद रखना है आपको। अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षार की प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जल में घुलने के बाद वो क्षार प्रदान करते हैं। लेकिन क्षार प्रदान वही करेंगे ना जो आपके होंगे जल में घुलनशील। अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर आप जल में घोलते हैं, सोडियम को जब आप जल में घोलते हैं तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम को पहले आपने जल में घोला तो सोडियम ऑक्साइड बना होगा। सोडियम ऑक्साइड जो अपने आप में धातु का ऑक्साइड है, ये जल में घुलनशील है, तो घुल करके क्षार बना लिया। ठीक ऐसे ही पोटेशियम के बारे में आप बोल सकते हो। पोटेशियम को अगर आप जल में घोलते हैं तो पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। राइट। तो हमारा आंसर सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जैसे कि Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड जैसे कि K2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सब जल में नहीं घुलते हैं, है ना। ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये घुल जाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलते हैं बहुत कम। कॉपर ऑक्साइड जल में नहीं घुलेगा, आयरन ऑक्साइड जल में नहीं घुलेगा। ठीक है। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैल्शियम है, इसको जब आप जल में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी जल में घुलनशील है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से ये। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये जल में और कम घुलता है। ये जो जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ये सब जो है नहीं घुलते हैं जल में। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं वायु में अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है और खुली हवा में आग पकड़ सकती है? देखो, आपने सुना होगा सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसीलिए पोटेशियम और सोडियम दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। ये इनकी जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है, आग पकड़ लेता है। ठीक, आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम पोटेशियम और सोडियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं, या फिर जल के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं, क्योंकि आग पकड़ लेता है इसमें। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने यहां पर देखा ना, यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस भी जो है रिलीज होती है। ठीक, और यहां पर जो है हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। इतनी ऊष्मा जो है यहां पर उत्सर्जित होती है कि हाइड्रोजन गैस जो है ये जल उठती है, जिससे पूरे सोडियम पोटेशियम में जो है आग पकड़ लेता है। तो यही चीज आपसे कहा गया, याद रखिएगा, पोटेशियम है और सोडियम है। इसीलिए इन दोनों को रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबोकर। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा लेड जैसे धातुओं की सतह पर बनने वाली ऑक्साइड की पतली परत का क्या कार्य है? जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम धातु है, ये मैग्नीशियम धातु है। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड सब पे अप्लाई होता है। सबकी अपनी अपनी ऑक्साइड की बात जो है आप यहां पर समझेंगे। मैंने अगर यहां पर मैग्नीशियम ले लिया है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर जो है इसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम तो काफी रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम काफी रिएक्टिव है, उनमें तो आग ही पकड़ लेता है। लेकिन ये सारे जो धातु होते हैं उतने रिएक्टिव नहीं होते कि इनमें आग पकड़ ले। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने पर जो है इनके ऊपर जो है पतली सी परत चढ़ जाती है इनके ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की परत चढ़ेगी।
जिंक के केस में जिंक के ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, लेड के केस में लेड ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, अपने अपने ऑक्साइड की परत जो है चढ़ जाती है। तो इन ऑक्साइड की परत चढ़ने से क्या होता है, धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है तो इनका तो ऑक्सीडेशन हो गया। एक बार जब मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर किसी भी धातु के ऑक्साइड की परत जब उसके ऊपर चढ़ जाती है तो वापस से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि इधर क्या है, इधर चारों बगल क्या है, ऑक्सीजन है, इधर चारों बगल ऑक्सीजन है। जब ये ऑक्साइड की परत नहीं थी तब डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में धातु थी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है तो अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो फर्दर जो मैग्नीशियम है या फिर जो भी धातु है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें आप याद रख सकते हो, जैसे कि सिल्वर है, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि प्लेटिनम है। ये सारे जो होते हैं ना अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोडियम पोटेशियम तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि आग पकड़ लेता है। ये सारे जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कॉपर के बारे में अभी आपने देखा कि कॉपर जो है उच्च ताप पर अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड का जो है उसके ऊपर परत चढ़ता है काले रंग का। ठीक, ये सारे धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। एनोडीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनोडीकरण है ना, एनोड से आया है एनोडीकरण, एनोड से आया है एनोडाइजिंग। देखो अभी मैंने आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल लेकर के बताया था, अब हम लोग एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है आपके पास, एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, उस एल्यूमिनियम को आपने डाल दिया वायु में। वायु में क्या है, ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम के चारों बगल क्या है, ऑक्सीजन है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस एल्यूमिनियम के चारों बगल एक पतली सी इसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम के केस में आपने देखा था, इसके ऑक्साइड की पतली सी परत चढ़ जाती है। ये किसकी परत है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। इसके चारों बगल ऑक्सीजन गैस उपस्थित थी, उसके साथ अभिक्रिया हुआ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जो है चढ़ गई। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत है, ये एल्यूमिनियम को पुनः ऑक्सीकृत होने से रोकता है। इसी को बोल सकते हो कि पुनः संक्षारण से रोकता है। जैसे लोहे के ऊपर जब उसके ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। जंग से हम जानते हैं कि धातु जो है, लोहा जो है खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही एल्यूमिनियम के ऊपर अगर उसके ऑक्साइड की अगर बार बार इसका ऑक्सीडेशन जो होगा, बार बार जो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम भी खराब हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है कि इसके चारों बगल जो है इसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि अब जो इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, इसके कांटेक्ट में कौन है, ये ऑक्साइड है। यानी कि फर्दर एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन को ये ऑक्साइड की जो परत है ये रोक देती है, यानी कि इसका संक्षारण जो है नहीं होने देती है ये ऑक्साइड की परत। तो अब हम लोगों ने दिमाग लगाया, हम लोगों ने सोचा कि यार बहुत सारी वस्तुएं हैं एल्यूमिनियम की जो हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम अपने जो है दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं, लोहे का करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एल्यूमिनियम का हम लोग बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे ना, कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि एल्यूमिनियम के चारों बगल जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देंगे, और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट जो है एल्यूमिनियम रहेगा, और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एल्यूमिनियम रहेगा। अगर परत पतली होगी तो धीरे धीरे ये परत जो है ये हट जाएगी, लेकिन अगर हम एक मोटी सी परत बना दें तो ज़्यादा सुरक्षा जो है एल्यूमिनियम को मिलेगा, इसका संक्षारण जो है नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि लोहा का जो है ऑक्सीकरण ना हो, लोहा का संक्षारण ना हो, ऐसे ही हम लोग एल्यूमिनियम के चारों बगल जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही मोटा सा एक परत लेयर चढ़ा देंगे। इसी लेयर को चढ़ाने का जो प्रोसेस है हम लोग एनोडीकरण बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम का एनोड बनाते हैं और विद्युत अपघट्य के रूप में जो है हम लोग ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में ले लेते हैं। विद्युत अपघटन होता है यहाँ पर, और जो एनोड है जो कि एल्यूमिनियम का ही होता है, यहीं पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और एनोड जो कि खुद अपने आप में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होती है और ये ऑक्साइड की परत जो है चढ़ती है उसके ऊपर।
तो एनोडीकरण प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है, उसे संक्षारण से बचाती है। सही है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम को कैथोड बना करके विद्युत अपघटन किया जाता है, नहीं, एनोड बना करके एल्यूमिनियम का एनोड बनता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो केवल कथन एक सही है, ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन चलो डी ऑप्शन हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें कथन एक कथन दो दोनों लिखा हुआ है इसलिए। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धातु और जल के बीच में जो अभिक्रिया होती है धातु ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सही है। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, सोडियम धातु को अगर आप जल में घोलते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बन जाएगा, साथ में यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और यहाँ पर जो है हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ, सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में जो है हीट यहाँ पर रिलीज होती है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। सही है। कैल्शियम की अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और हाइड्रोजन प्रज्वलित हो जाता है। गलत हो जाएगा। देखो ये अगर आप यहाँ पर पोटेशियम ले लेते हो, पोटेशियम अगर आप ले लेते हो यहाँ पर, तो भी सेम कहानी चलने वाली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी। इस ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण जो है इसमें आग पकड़ लेता है हाइड्रोजन में, जिससे सोडियम पोटेशियम में आग पकड़ लेता है। ठीक। अगर मान लीजिए कि हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम धातु लेते हैं, तो वैसे केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी वहां पर, लेकिन ऊष्मा उतनी नहीं मुक्त होती है, उतनी उत्सर्जित नहीं होती है कि हाइड्रोजन में आग पकड़ ले। तो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं और कैल्शियम उस पर फ्लोट करने लगता है, पानी में फ्लोट करने लगता है। पोटेशियम की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये अभिक्रिया जो है आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर देख लो, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। अब जो धातु ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो जल में घुलकर अपना हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक। और जो नहीं घुलनशील है वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही रहेंगे। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लेकिन जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलने के बाद वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेती है ना। तो सोडियम ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर ले वो गर्म जल के साथ भी करेगी और भाप के साथ भी करेगी, ये याद रखिएगा। पोटेशियम और सोडियम इतने तीव्र हैं, इतने ये ज्यादा रिएक्टिव है कि ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और तेजी से करते हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, यानी इनमें आग पकड़ लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बारी कैल्शियम की है। जो कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों जो धातुएं हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। अंतर क्या है कि भाई इन दोनों के केस में इनमें आग पकड़ लेता है, क्योंकि यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि हाइड्रोजन गैस जो है जल उठती है। कैल्शियम की बात करते हैं, ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन उतना नहीं होता है कि इसमें आग पकड़ ले। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं और उन बबल्स के बनने के कारण जल में ये कैल्शियम तैरने लगता है। सभी धातुएं जल के साथ समान दर से अभिक्रिया करती है। गलत हो जाएगा। अभी आपने देखा सोडियम, पोटेशियम भाई इतनी तीव्र अभिक्रिया जो ये करते हैं जल के साथ कि इनमें आग पकड़ लेता है, जबकि कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं होता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु ऐसे हैं जो जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है, कुछ है जो केवल गर्म जल से करते हैं, कुछ है जो केवल भाप से करते हैं। तो समान दर से अभिक्रिया करते हैं जल से सभी धातुएं, कहना गलत है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है। यह स्टेटमेंट सही है। तो कथन एक सही है, नहीं केवल कथन दो सही है। सही, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन दो सही है। जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। गलत हो जाएगा।
ऊष्मा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है, सही है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, गलत हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, पोटेशियम है तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उसकी सतह से चिपक जाते हैं, जिससे वे तैरना प्रारंभ कर देते हैं। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, लेकिन ऊष्मा का उत्सर्जन उतना होता नहीं कि वो जल उठे, तो हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं जो कैल्शियम के सरफेस से चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम जो है जल में तैरने लगता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यह गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया केवल सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, राइट। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है केवल हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा। हॉट वाटर एंड स्टीम से, समझे आप, ठंडे जल के साथ नहीं। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर ले वो गर्म जल के साथ और भाप के साथ भी करेंगे। जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करें वो भाप के साथ भी करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो केवल भाप से करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन एक सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से धातुओं का समूह केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है? निम्न में से कौन से धातुओं का समूह केवल भाप के साथ ही वो अभिक्रिया करेंगे और ये ऑक्साइड देंगे तथा हाइड्रोजन गैस देता है? तो याद देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीनों धातु के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, केवल भाप के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जल में घुलते नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑक्साइड बनाते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जैसे पोटेशियम है, सोडियम है और ये कैल्शियम, ये सारे जो है आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे। जो कोल्ड वाटर से करे वो हॉट वाटर और स्टीम से भी करेंगे। आपने मैग्नीशियम के बारे में देख लिया, ये हॉट वाटर से है ना, ये हॉट वाटर से। और अभी आपने देखा एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सारे जो होते हैं केवल स्टीम से। जब ये सारे अभिक्रिया करेंगे तो इनके क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, इनके बनेंगे ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मैग्नीशियम के केस में आपने देखा कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वैसे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में कम घुलनशील है, फिर भी आप ये याद रखो, ठीक। और इन सारे के केस में भी क्या बन जाएगा? इनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त होगी। निम्न में से कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? चाहे वो जल ठंडा हो, गर्म हो, भाप हो, अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो यह है लिड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और यहां पर आप प्लेटिनम भी लिख सकते हो। ये सारी धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, चाहे जल ठंडा हो, गर्म हो, भाप हो, फर्क नहीं पड़ता। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या उत्पन्न होता है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले पार्ट में कि जो धातुएं होती हैं जब ये डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया करती है तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। तो हम बोलेंगे लवण तथा हाइड्रोजन गैस, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, जैसे हम जिंक लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं डाइल्यूट HCl, तो यहां पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त होगी। अगर हम यहां पर चांदी ले लेते हैं और डाइल्यूट HCl ले लेते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे वही धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करवा पाएगी। जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करवा पाएगी, यानी हम रिएक्शन बताएंगे कि रिएक्शन जो है नहीं होगी। अब कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी, कौन सी धातु नहीं कर पाएगी, इसके लिए जरूरी है ये रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस सीरीज से। जो भी धातु इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, यानी वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकांश धातुएं जो होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक, ये सारी जो धातुएं हैं
ये सारी जो धातुएं हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करवा पाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये याद रहेगा आपको। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती? अब यहां पर जो एसिड है, ये जो डाइल्यूट एसिड है, ये जो डाइल्यूट एसिड है, यहां पर आप HCl ले लेना और यहां पर आप ले लेना H2SO4। ठीक, नाइट्रिक एसिड के केस में थोड़ा सा अलग मामला देखने को मिलता है। जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो ये भी एसिड है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त नहीं होती है। कारण क्या है? देखो, नाइट्रिक एसिड ये है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। ये नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो होता यह है कि जब धातु और नाइट्रिक एसिड के बीच में अभिक्रिया होती है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वैसे ही यह नाइट्रिक एसिड जो है अपना ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन गैस को पकड़ा देता है और यहां पर जल बन जाता है। यानी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको ये प्रबल ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीकृत कर देता है और वो हाइड्रोजन जो है जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हमें वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। भाई, खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? तो हो सकता है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। खुद रिड्यूस हो जाएगा इनमें से किसी एक में और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके उसको जल में बदल देगा। तो ये सवाल जो है आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और सवाल जो है नाइट्रिक एसिड से संबंधित है जो आप ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए धातु के स्थान पर हम लोग मैग्नीशियम एवं मैंगनीज लेते हैं, धातु के स्थान पर हम क्या लेते हैं? मैग्नीशियम लेते हैं और मैंगनीज लेते हैं। वैसे केस में अगर हम, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, तनु अम्ल नहीं है, अत्यंत तनु अम्ल, मतलब पानी बहुत ज्यादा है, उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत कम है। अत्यंत तनु अम्ल, ये पूरा लाइन जो है आपको ध्यान होना चाहिए। अत्यंत तनु नाइट्रिक एसिड, सांद्र को मारो गोली, तनु भी नहीं बोलेंगे, अत्यंत तनु बोलेंगे। वैसे केस में देखा गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर मुक्त होती है। ठीक, मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में जब हम अत्यंत तनु नाइट्रिक एसिड लेते हैं, वैसे केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज HNO3 लेने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। निम्न में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो धातु है ये एसिड के साथ अभिक्रिया जो है नहीं करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु आपने देखा जो हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे कि कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारी जो धातुएं होती हैं ये एसिड के साथ अभिक्रिया जो है ये नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देख लो इसमें से कौन है ऑप्शन में, कॉपर है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है? तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील कौन कौन सी धातुएं हैं? तो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्वा रेजिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अनुपात में मिश्रण होता है। तो मेरे ख्याल से पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है इस पर। अगर आप मान लो कि HCl लेते हो और HNO3 लेते हो, कुछ ऐसे कि HCl अगर आपने 3 ml ले लिया, HNO3 1 ml ले लिया, ये जो मिश्रण बनता है एक खास तरह का मिश्रण बनता है जिसे कहा जाता है अम्लराज। अम्लराज, इसी को एक्वा रेजिया कहा जाता है। एक्वा रेजिया
अगर आप HCl में डालोगे सोना को, चांदी को, प्लेटिनम को, ठीक है, तो कोई असर नहीं होगा। HNO3 में डालोगे तो भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के मिश्रण से बनता है, जो इन दोनों के मिलाने से इस अनुपात में जो हमारे पास मिश्रण बनता है उसे हम लोग अम्लराज बोलते हैं, और वो सोना को, प्लेटिनम को भी पिघला सकता है। एक्वा रेजिया सोना तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातु को भी घोल सकता है। सोना है, प्लेटिनम, ये सब बहुत कम रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से, जल से ये सब अभिक्रिया नहीं करते हैं। हमने देखा ना कि हीट करेंगे इस सब को तो भी ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल के साथ भी इनका अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन इनके मिश्रण के साथ हो जाएगा। एक्वा रेजिया एक शक्तिशाली अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, गलत है। ठीक, ये सही है। कौन से कथन सही है? कथन 1 और कथन 2। तो एक्वा रेजिया को अम्लराज बोलते हैं, रोयल जल बोलते हैं। 3:1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। गोल्ड को गला सकता है, सोना को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। अकेले ना तो नाइट्रिक एसिड के पास यह क्षमता है और ना ही सांद्र, देखो ऊपर से सांद्र है, ये तनु भी नहीं है, सांद्र है, ना तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल के पास ये क्षमता है कि मतलब गोल्ड को गला सके। लेकिन एक्वा रेजिया जो कि इन दोनों का मिश्रण है, इस अनुपात में एक प्रबल संक्षारक है, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को गला सकता है। ठीक, कौन? ये एक्वा रेजिया। यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो कुछ समय बाद कील पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है पहले भी कि आप क्या करते हो, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो क्योंकि लोहा जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और इसका विलयन बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो ये जो विस्थापित कॉपर है लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे कॉपर का कलर हमें देखने को मिलता है जो कि लाल भूरे रंग का होता है। ये स्टेटमेंट सही है। यह परत कॉपर की होती है जो यह सिद्ध करती है कि लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, तभी लोहा तांबे को विस्थापित कर पाया है। तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर भी यही परिवर्तन देखा जाता है। अब मान लो हमने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया कि हमने कॉपर ले लिया, कॉपर का मान लो तार ले लिया और उसको डाल दिया फेरस सल्फेट के विलयन में डाल दिया। तो पता है कोई रिएक्शन जो है यहां पर नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है आयरन की तुलना में, तो ये आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो गलत हो जाएगा। तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर भी यही परिवर्तन देखा जाता है, गलत हो जाएगा। सही कथन कौन सा है? तो केवल 1 और 2, ए हमारा राइट आंसर। यहां पर आप देख सकते हो आयरन है और यहां पर कॉपर है। हर ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित करेगी, ठीक है। नीचे वाली धातु कभी भी ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगी। आप पोटेशियम से गोल्ड की तरफ आते हो, गोल्ड के नीचे आप प्लेटिनम यहां पर लिख सकते हो। जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती जाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक से उसे विस्थापित कर सकती है, सही कथन है। यदि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो नीले रंग का विलयन बेरंग हो जाता है और लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। अब देखो जिंक है, जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे तो ठीक वही चीज होगा। क्या होगा? जैसे कॉपर विस्थापित हो गया था लोहे के केस में, ऐसे ही कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इस वाले केस में कॉपर जमा हुआ लोहे के ऊपर और इस वाले केस में कॉपर जमा हो जाएगा जिंक के ऊपर, जिससे जिंक जो है लाल भूरे रंग का हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों कथन सही है। दोनों कथन 1 और 2 सही है तथा 2 1 का सही कारण है, बिल्कुल सही है ना। इस अभिक्रिया में ये कथन 1 में जो कहा गया यही चीज हो रहा है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। हर तत्व का परमाणु यही चाहता है कि उसके बाध्यम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है, चाहे वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवैलेंट बॉन्ड हो, है ना। आयनिक बंध हो या फिर सहसंयोजक बंध हो।
ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो चुका है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 है। बात हम कोश में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब देखो ये जो सोडियम आयन है और ये जो क्लोरीन आयन है, ये धनायन ये ऋणायन, इनके बीच में लगता है आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एक आकर्षण बल लगता है। ये जो आकर्षण बल है इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, इसको एक्सेप्ट किसने कर लिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। इससे ये जो बॉन्ड है ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है। तो आयनिक यौगिक बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। आप देखेंगे कि धातु अधातु वाला जो यौगिक होगा, धातु अधातु वाला जो यौगिक होगा, धातु अधातु वाला यौगिक, यहां भी सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो धातु अधातु वाला जो यौगिक होता है ना, उसी को हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, जो धातु है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, जो अधातु है। निम्न में से किस आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक दोनों सर्वाधिक है, कैल्शियम ऑक्साइड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टेबल को जो है ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का देखो इस पूरे लिस्ट में जो गलनांक है सबसे ज्यादा है और इस पूरे लिस्ट में जो क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, ज्यादा बल लगाओगे वो टूट जाएंगे, वो भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, ज्यादा फोर्स लगाओगे, दाब डालोगे, ये भंगुर होते हैं, ये भुजरी भुजरी हो जाएंगे, आप बोल सकते हो। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, सही है। ये जो बॉन्ड होता है ना, या फिर ये जो आकर्षण बल होता है, ये जो आकर्षण बल होता है धनायन और ऋणायन के बीच, बहुत मजबूत होता है। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च कहे जाते हैं। आयनिक यौगिक जल में अविलय तथा केरोसिन में घुलनशील होते हैं, गलत हो जाएगा, उल्टा बोल रखा है। जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे ये साधारण नमक जल में घुलनशील होता है, लेकिन आप इसको घोलोगे मिट्टी तेल में, है ना, केरोसिन में, पेट्रोल में, डीजल में, तो ये नहीं घुलेगा। केरोसिन में घुलनशील होते हैं, गलत हो जाएगा, अघुलनशील होते हैं, और जल में विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं? देखो, विद्युत के चालन के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर फ्री आयंस चाहिए। जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठोस अवस्था में ये इतने ज्यादा मजबूती के साथ बंधे होते हैं कि ये फ्री ही नहीं हो पाते हैं। देखो, विद्युत का चालन तभी होगा जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये फ्री नहीं हो पाते हैं। फ्री नहीं होंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इनमें आयन गतिशील नहीं होते हैं। फ्री आयंस का मतलब वही हुआ गतिशील। आयनिक यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। यानी जो आयनिक यौगिक है या तो वो पिघले हुए अवस्था में हो या फिर जल में घुला हुआ हो। वैसे केस में क्या होगा, ये फ्री आयंस देते हैं। जैसे नमक पानी का घोल जो होता है, ये जो आपने देखा कि सोडियम है और क्लोरीन है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इसको जब आप पानी में घोल देते हो या फिर इसको आप पिघला देते हो, वैसे केस में ये फ्री हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, ये आयंस फ्री हो जाते हैं। आयंस अगर फ्री हो जाएंगे तो विद्युत का चालन हो जाएगा। इनके आयन मुक्त होकर गति कर सकते हैं। आयन गति करेंगे मुक्त रूप से, तभी जाकर के विद्युत का चालन हो पाएगा। तो आप आयनिक यौगिक के बारे में क्या सब याद रखेंगे कि भाई इनके ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ज्यादा दाब डालोगे टुकड़ों में टूट जाएंगे,
राइट। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जल में ये घुलनशील होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों में, यानी जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में जब ये होते हैं तब ये विद्युत का चालन करते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? देखो, पृथ्वी के भूपर्पटी में अधिकांश धातु के जो स्रोत हैं या फिर जो अधिकांश तत्व हैं हमें पृथ्वी के भूपर्पटी से ही मिलते हैं। तो ये जो तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी में या फिर जो यौगिक पाए जाते हैं उसे हम लोग खनिज बोलते हैं। और जिस खनिज से हम लोग धातु को निकाल सकते हैं लाभकारी रूप से, जिस खनिज से धातु को निकालना आसान है, लाभकारी है, उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। जैसे जिंक अपने आप में एक धातु है और इसको निकाला जाता है जिंक ऑक्साइड से, इसको निकाला जाता है जिंक सल्फाइड से, इसको निकाला जाता है जिंक कार्बोनेट से। इन सारे खनिजों से इस जिंक को निकालना आसान के साथ साथ लाभकारी है, तो हम लोग इस वाले खनिज को, इन सारे खनिज को हम लोग अयस्क बोल देंगे। ये सारे जो खनिज है इसे हम लोग अयस्क भी बोल देंगे। जैसे माइका अपने आप में एक खनिज है, लेकिन कोई भी धातु इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इन सारे धातु में जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कोई भी धातु का ये बड़ा स्रोत नहीं है, कोई भी ऐसी धातु इसके अंदर नहीं है जो ज़्यादा अमाउंट में है और इसको निकालना कोई लाभकारी काम नहीं है, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग माइका को केवल खनिज बोलेंगे, किसी का भी अयस्क नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सारे क्या है, जिंक जो है पृथ्वी के भूपर्पटी में ऑक्साइड के फॉर्म में भी होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी होते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में भी होते हैं। और यहाँ से जिंक को प्राप्त करना आसान है, लाभकारी है, और जिंक जो है हमको ज़्यादा मात्रा में मिल भी जाता है। तो हम इन सारे ही खनिज को अयस्क बोल देंगे। याद रखिएगा, हर अयस्क खनिज है। पहले खनिज आया तब जाकर के हमने डिसाइड किया कि इसको अयस्क बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन हर खनिज को हम लोग अयस्क नहीं बोल पाएंगे, ये याद रखिएगा। कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? मतलब ऐसे तत्व के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो जो आपने अभी देखे हैं ये सारे धातु, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, ये सारे आपको ऐसे मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे। यानी गोल्ड आपको केवल गोल्ड के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। सिल्वर आपको सिल्वर के फॉर्म में मिल जाएगा, कॉपर आपको कॉपर के फॉर्म में मिल जाएगा, प्लेटिनम आपको प्लेटिनम के ही फॉर्म में मिल जाएगा। केवल आपको ये धातु जो है जमीन से निकालने हैं और इनका शुद्धिकरण करना है, ठीक है, इनको प्यूरिफाई करना है, बस इतना ही काम रहेगा। जैसे जिंक धातु है, अब जिंक जो है कभी भी आपको जिंक के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, या तो सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, यहाँ से सल्फर को हटाना पड़ेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के जिंक मिलेगा, तब आप उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। लेकिन ये सारे जो धातु हैं ये आपको मुक्त अवस्था में भी मिल सकते हैं, ठीक, ये पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में। मतलब इनके यौगिक ये सारे जो है अपने यौगिक के फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे कि सिल्वर जो है ऐसे मुक्त अवस्था में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती का मतलब ये नहीं है कि केवल स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में भी ये पाई जाती है और यौगिक के रूप में भी ये पाई जाती है, ये सारी धातुएं। अब कुछ धातु ऐसे हैं जो कभी भी आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलने वाली है। स्वतंत्र अवस्था में ये धातुएं जो है कभी भी नहीं मिलने वाली है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब आपको कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। किसी न किसी यौगिक के फॉर्म में ही ये सारे के सारे आपको मिलेंगे, रिएक्टिव होते हैं, किसी न किसी यौगिक के रूप में ही आपको मिलेंगे। लेकिन ये सारी धातुएं जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यौगिक के रूप में मिल सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है? तो इसमें आ जाएगा जिंक है, आयरन है, लेड है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जिंक अपने ऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है, अपने सल्फाइड के फॉर्म में भी होता है और अपने कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है। तो इसी को हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को। अब आप याद रखेंगे इन सारी धातुओं को इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन करवाते हैं। इन सारे धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन करवाते हैं और इन सारे धातुओं को प्राप्त करके क्या करना है, केवल प्यूरिफिकेशन करना है, क्योंकि ये तो इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं।
पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को क्या कहते हैं? जैसे मान लो जमीन खोदा तो जिंक ऑक्साइड मिला, अब इसके साथ जो है बहुत सारी मिट्टियां हो सकती हैं, रेत है, चूना है, बहुत सारे पदार्थ जो है, अशुद्धियां जो है हो सकती है, उन अशुद्धियों को हम लोग गैंग बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गैंग है, इस गैंग को हटाने के लिए हम लोग उसमें दूसरे केमिकल मिला देते हैं जिसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, और फिर क्या होता है, गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्ट करते हैं और स्लैग बनाते हैं, ठीक, और इस स्लैग को जो है हटा लिया जाता है क्योंकि इसी में जो है अशुद्धियां होती हैं। गैंग क्या है? ये अशुद्धि है। अशुद्धि को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया उसे हमने फ्लक्स कहा, दोनों रिएक्ट किया, स्लैग बना। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखो, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, जस्ट इनको हीट कर दो। जो इनके ऑक्साइड होंगे इनको जस्ट हीट कर दो आप। जैसे मान लो कि ये है मरकरी का जो ये ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड है, इनको आप हीट कर दीजिए, हीट कर दो, यहां से मरकरी आपको मिल जाएगा और यहां से कॉपर आपको मिल जाएगा। तो केवल ताप द्वारा अपघटन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु के बारे में कहा जा रहा है। जैसे मरकरी का एक बहुत ही फेमस अयस्क है सिनेबार, जो आपको ध्यान में रखना है, सल्फाइड अयस्क है। हम क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क को हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये टूट जाएगा और मिलेगा आपको इसका ऑक्साइड। हम और गर्म करेंगे, इसका ऑक्साइड टूट करके आपको मरकरी दे देगा, है ना। ये ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, यहां पर ये लिक्विड स्टेट में है। यह है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऐसे ही देखो, ये कॉपर का अयस्क है, सल्फाइड अयस्क, हमने इसको हीट किया, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हम और हीट करेंगे, ये ऑक्साइड जो है फिर टूट जाएगा, कॉपर दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भर्जन के संबंध में सही है? भर्जन के संबंध में सही है। देखो, जैसे जिंक का ये सल्फाइड अयस्क है, जिंक का ये कार्बोनेट अयस्क है, और जिंक का ये ऑक्साइड अयस्क है। अच्छा, जो ऑक्साइड अयस्क है यहां से धातु को प्राप्त करना बड़ा ही आसान है, लेकिन ये जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, ये जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, यहां से जिंक को डायरेक्ट प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करना आसान है, लेकिन जो सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, यहां से धातु को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो सल्फाइड होता है, ये जो कार्बोनेट होता है, इसको हम लोग पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। सल्फाइड अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को पहले हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना आसान है। एक बार जब हम ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहां से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तो यानी कि हम अपचयन करवाएंगे, ठीक। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फिर अपचयन करवाएंगे। तो देखो, ये भर्जन का मतलब क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग भर्जन बोलते हैं। क्यों गर्म किया जाता है? ताकि उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे ही जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसको भी तो ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे निस्तापन, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। भर्जन और निस्तापन में क्या समानता है? दोनों में धातु ऑक्साइड बनते हैं, दोनों में धातु ऑक्साइड बनते हैं। और यहां पर देख लो, ये सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। मान लो कि कार्बोनेट अयस्क है, तो इसको भी हम लोग हीट करेंगे, लेकिन देखो यहां पर ऑक्सीजन नहीं लिया गया। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप बोल दो। दोनों केस में क्या हुआ, यहां पर सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, यहां पर कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन एक में हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरे में हीट किया ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एक को बोलेंगे भर्जन, दूसरे को बोलेंगे निस्तापन, रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन, ठीक। एक बार जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है? देखो ये ऑक्साइड है, यहां से अपने को जिंक चाहिए, यानी ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन को हटाना है यानी अपचयन करवाना है। तो हम क्या करेंगे? अपचयन करवाएंगे। अब अपचयन करवाने के लिए हमें एक अपचायक चाहिए होता है, हमें एक अपचायक चाहिए होता है जो इस ऑक्सीजन को खींच ले ऑक्साइड से, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच ले, वो अपचायक होगा।
तो हम क्या करते हैं कि कार्बन का इस्तेमाल करते हैं कोक के रूप में। तो ऑक्साइड था, हमने कोक के रूप में कार्बन को लिया, देखो यहां पर जिंक बन गया। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। याद रखिएगा ये रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया है। तो कार्बन का हो गया उपचयन, जिसका उपचयन होता है उसे हम लोग अपचायक बोलते हैं। तो अपचायक यहां पर कार्बन है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं द्वारा कम अभिक्रियाशील धातुओं के यौगिकों से धातु को विस्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन काट दो यहां से, केवल विस्थापन याद रखिए, इसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपने देख लिया है, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दें, इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ये याद रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो ऑक्साइड था, जैसे जिंक के केस में आपने देखा कि इसको रिड्यूस करने के लिए जिंक में हमने क्या लिया, कार्बन लिया था। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इन सारे का उपयोग हम लोग अपचायक के रूप में कर सकते हैं। ये सारे धातु जो हैं अधिक अभिक्रियाशील वाले हैं, हम इनका इस्तेमाल अपचायक के रूप में कर सकते हैं। यानी कि ये सारे जो धातु हैं ये ऑक्साइड को अपचयित कर देंगे, ठीक ना, ऑक्साइड को अपचयित कर देंगे, ठीक। क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु है तो निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण देख लो यहां पर, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड, देखो ये ऑक्साइड अयस्क है, ठीक, ऑक्साइड अयस्क है। हमने यहां पर एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया, इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, इस ऑक्साइड को देखो रिड्यूस कर दिया। यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे इसको छोड़ो आप, सीधा देखो यहां पर मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन नहीं है तो हम बोलेंगे ना इसका हो गया रिडक्शन। और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बता रखा है जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए उससे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहां पर ये एल्यूमिनियम जो है क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इतनी अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन यहां पर होता है कि जो धातु आपको यहां पर मिलती है वो देखो पिघले हुए अवस्था में मिलती है, ये याद रखिएगा। एक और रिएक्शन सेम है, देखो आयरन का ये ऑक्साइड है, हम यहां पर भी क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में लेंगे, अपचायक के रूप में लेंगे। यहां पर देख लो ये आयरन का ऑक्साइड है, हमने एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में लिया। जो ये आयरन का ऑक्साइड है अब ये आयरन में रिड्यूस हो चुका है और एल्यूमिनियम जो है खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है। यहां पर भी ऊष्मा जो है बहुत ज्यादा मुक्त होती है, इतनी अधिक ऊष्मा मुक्त होती है कि आयरन आपको जो यहां पर मिलता है, देखो यहां पर L लिखा हुआ है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, गलित अवस्था में मिलता है। इस अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया बोलते हैं, थर्माइट अभिक्रिया बोलते हैं। इसका इस्तेमाल देखो कहां पर किया जाता है, जैसे मान लो कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, मान लीजिए कि कहीं पर दरार आ गया है ना, मान लो कि यहां पर दरार आ चुका है, तो इसको भरने के लिए इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जहां पर भरना है वहीं पर यह अभिक्रिया करवाई जाती है और जो लोहा है यहां पर पिघली अवस्था में मिलता है और इसको इसमें भर दिया जाता है। तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है और ये वाली अभिक्रिया भी जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसी वाली अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो देखो यहां पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, यहां पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है अपचायक के रूप में हुआ है। यहां पर इस वाले ऑक्साइड को अपचयित कर रहा है, यहां पर इस वाले ऑक्साइड को अपचयित कर रहा है। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है हमारा समाप्त होता है। पार्ट 2 के साथ ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।